चलिए। हाँ भाई, एक बार मुझे बता दें, हो कहाँ तक गया था अपना? एपी पढ़ा दिया था क्या? क्वेश्चन कराया था कोई एक आध? पार्टिकल इज मूविंग। बेटा इसका आंसर गलत दे रखा है, जिस किताब में आपने लिया ना, इसका आंसर आएगा 2 ln 2। ठीक है ना, तो अपॉन में 2 आएगा। ठीक है। कैसे आएगा, कैसे के लिए आप बाहर आइएगा, बाहर बताएंगे आपको, जब तक बाकी लोग फिर या तो इनके लिए आप चने वने लेके आते तो इनको अपन वो दे देते। ठीक है। चलिए। हाँ भाई, तो आप सुबह काउंटर पे मैं अवेलेबल रहूंगा, आके पूछ लीजिएगा या फिर क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। ठीक है। चलिए बेटा। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ ठीक है, जीपी लिखें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इतनी जल्दी क्या थी अटेम्प्ट करने की? वह कर लिया तो कोई बात नहीं, वो नंबर कट गया उसका। है भाई। अब आपने अगर सही करा होगा तो नंबर मिल गया होगा, गलत करा होगा तो है। तो क्या हमारा था, सही हो गया ना बस ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? कैसे आया तो पढ़ेंगे ना, अब जीपी तो पढ़ रहे हैं अपन। हाँ। लिखें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए बेटा देखें ध्यान से। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हाँ बेटा। अभी क्या है, एपी और जीपी में क्या बेटा बातें नहीं, एपी जीपी में क्या बेसिक डिफरेंस आएगा? एपी के अंदर क्या कर रहे थे अपन, मान लो कोई भी आपने एक फर्स्ट टर्म ले ली। अब उसके अंदर कोई भी एक कांस्टेंट नंबर आप ऐड करते जा रहे थे, नेक्स्ट टर्म आती जा रही थी। जैसे मान लो आपने फर्स्ट टर्म 1 ले ली, अब आप 3 ऐड करते जा रहे हो, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10। क्या एक एपी बन गई क्या? यस। इसमें ऐड करने की जगह कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते चलेंगे। क्या करते चलेंगे? मल्टीप्लाई। जैसे मान लो आपने कोई भी एक कांस्टेंट नंबर से स्टार्ट कर लिया, मान लो आपने फर्स्ट टर्म 1 ले ली, कितनी ले ली? 1। अब आप किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते चलो, मान लो आपने 3 ले लिया, तो 1 × 3 3, 3 × 3 9, 9 × 3 27 × 3। तो ये जो सीरीज फॉर्म हो रही है क्या कहलाएगी, बोलिए? जीपी। क्या कहलाएगी? जीपी। मतलब कोई भी एक फर्स्ट टर्म ले लिया आपने, कुछ भी, तो लेट सपोज मैंने फर्स्ट टर्म 1 ली। अब कोई भी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, आपकी सक्सेसिव टर्म्स आती चलेंगी। अब वो कोई भी हो सकता है कांस्टेंट नंबर, मान लो आपने 3 लिया, तो 1 × 3 3, 3 × 3 9, 9 × 3 27 × 3। अब ये सोन आपकी सीरीज चलती रहेगी इस तरह से। ये जो बेसिकली आपको सीरीज दिखाई दे रही है 1 3 9 27 81, इसे क्या बोलते हैं, बोलिए? जीपी। इसमें ये जो 1 है क्या कहलाती है? फर्स्ट टर्म। और जिस कांस्टेंट नंबर 3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको बोलते हैं कॉमन रेशो। क्या बोलते हैं उसको? कॉमन रेशो। मतलब बेटा अगर देखें तो ये हो गया A1, ये क्या हो गया बोलिए? A2, ये हो गया A3, A4, सो ऑन, ऐसे करते करते कभी nth टर्म आएगी तो क्या हो जाएगा, बोलिए? an। अब बेटा यहाँ पे जो है, जैसे वहां कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की जगह टर्म यूज होती है कॉमन रेशो। आर सिंबल से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे टर्म यूज होती है कॉमन रेशो। आर से डिनोट करेंगे। और कॉमन रेशो क्या है, बेसिकली जिस कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। बताओगे यहाँ कॉमन रेशो कितना है, बोलिए? 3। तो आप कॉमन रेशो को बोल सकते हो कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स का डिवीजन, जैसे A2/A1। देखना बच्चों, A2/A1 3 आ रहा है क्या? यस। या फिर बोल दो A3/A2। कोई भी दो सक्सेसिव नंबर्स का रेशो ले लो आप, A3/A2, 9/3 3, 27/9 3, A4/A3, 81/27 3। आप बोल सकते थे A5/A4। इनफैक्ट आप बोल सकते थे AN/AN। तो कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स का अगर मैं रेशियो ले लूं बच्चों, तो बोलो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तो यहां जैसे वहां पे कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ कॉमन डिफरेंस है कि कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो। कॉमन डिफरेंस क्या था, कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस। कॉमन रेशियो क्या है, दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस की डिवीजन, डिवीजन उनका बेसिकली रेशियो है। ठीक है बेटा। अब अगर ध्यान से देखो, तो बेटा अगर मान ले यहाँ फर्स्ट टर्म को मैं ए नाम दे रहा हूं, क्या नाम दे रहा हूं? ए। तो बेटा A1 इज योर फर्स्ट टर्म, एंड लेट सपोज फर्स्ट टर्म को मैंने नाम दे दिया, क्या बोलिए? ए।
तो नेक्स्ट टर्म कैसे आ रही है, नेक्स्ट टर्म कैसे आ रही है, हम इस फर्स्ट टर्म को इस कॉमन रेशो से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो बेटा सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, 1 into 3। तो व्हाट इज 3 इज आर। तो बेटा सेकंड टर्म क्या होगी बताओगे मुझे, ए आर। क्या होगी, ए आर। अब ये सेकंड टर्म आ गई। अब इस सेकंड टर्म को वापस से आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, यस। तो फिर से फिर से ए आर को आर से मल्टीप्लाई कर दे, क्या बन जाएगा बेटा, बोल, ए आर स्क्वायर। तो थर्ड टर्म क्या बनेगी बताओगे मुझे, ए आर स्क्वायर। फिर से ये वाली टर्म को आर से मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी ए आर क्यूब। एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा होगा, जब फोर्थ टर्म थी तो आर की पावर क्या आ रही है, 3। जब थर्ड टर्म थी तो आर की पावर 2। जब सेकंड टर्म थी तो आर की पावर 1। एक पावर कम आ रही है, तो जब एन टर्म होगी तो आर की पावर एन की n-1। तो बेटा जब एन टर्म होगी तो दिस इज ए आर की पावर n-1। व्हाट इज आर, व्हाट इज ए। तो बेटा जीपी की एन टर्म का फॉर्मूला आ गया, एन टर्म ऑफ जीपी, ए एन इज बेसिकली गिवन एज ए आर की पावर n-1। ए एन इज द nth टर्म ऑफ जीपी, ए आर की पावर n-1। अगर 10 टर्म निकालनी है, n को कितना पुट कर दोगे, 10। 20 टर्म निकालनी है, n को 20। अकॉर्डिंगली जो भी होगा आप पुट कर देंगे। सिमिलरली बेटा सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ जीपी इज बेसिकली गिवन एज a 1 - Rn अपॉन 1 - R। Sum of the first n terms of GP is basically given as a 1 - R की पावर n अपॉन 1 - R। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। कुछ भी नहीं करा मैंने, माइनस साइन दोनों तरफ से क्या ले लिया, कॉमन। तो ये r की पावर n-1 बन गया, ये r-1 बन गया, माइनस माइनस कट गया। तो दोनों एक ही बात है। सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ जीपी इज गिवन एज a 1 - R की पावर n अपॉन 1 - R। nth term of AP and some of the n terms, sorry, nth term of GP and some of the n terms of GP। अब ये n टर्म्स वाले फॉर्मूले पे थोड़ी और बात करनी है अपने को, आप एक बार कॉपी करें। ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ये रेयरली कभी शायद यूज हो, वरना कभी भी यूज नहीं होगा। ज्यादा काम आएगा इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। ये फॉर्मूला ना के बराबर यूज होगा और मेरे हिसाब से शायद यूज होगा ही नहीं। मैक्सिमम टाइम्स आप यूज करोगे इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। वो क्या है वो समझाता हूं, देखिएगा। बेटा मान लो अपन को एक सीरीज कंसीडर करते हैं, लेट सपोज 1 मैंने फर्स्ट टर्म ले ली। अब कोई भी एक कांस्टेंट नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हुआ चल रहा हूं तो नेक्स्ट टर्म आती चलेगी। लेट सपोज मैं 4 ले लेता हूं। तो बेटा नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, 1 into 4 4, 4 into 4 60, 16 into 4 64। क्या सो ऑन सीरीज चलती रहेगी क्या, यस। अभी बताओ जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हो नेक्स्ट नंबर जो हो रहा है वो छोटा होता जा रहा है कि बड़ा होता जा रहा है, भाई नेक्स्ट नंबर जो है 4 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है तो बड़ा होता जा रहा है। भाई 1 4 16 64 256 सो ऑन, क्या है, नंबर बड़े होते चलेंगे क्या, यस। तो अगर मान ले सीरीज इन्फिनिटी तक चल रही है, तो इन्फिनिटी पे जब अपन पहुंचेंगे तो नंबर बड़े होते होते नंबर लगातार बढ़ रहा है, 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 बढ़ते बढ़ते क्या नंबर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यस। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी क्या आएगा, बोलिए, इनफाइनाइट। क्या आएगा, इनफाइनाइट, ऑब्वियसली इनफाइनाइट आएगा। बिकॉज सर जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं नंबर बड़ा होता जाएगा, 256 256 इंटू 4, फिर 256 इंटू 4 तो ऐसे करते करते नंबर बड़ा हो रहा है, 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 हो रहा है। और जब हम इनफाइनाइट टर्म्स लिखेंगे तो जो फाइनल नंबर होगा वो तो इन्फिनिटी को क्या कर रहा होगा, अप्रोच कर रहा होगा। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, बोलिए, इनफाइनाइट। अब ध्यान से देखो अगली सीरीज। इस सीरीज में तो ठीक है सर, इनफाइनाइट आपका सम आएगा इनफाइनाइट टर्म्स का। यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना था बताओगे क्या मुझे, 4। अच्छा अभी ध्यान से देखना, इस सीरीज को देखना, 1 1/4 1/16 1/64। अच्छा ध्यान से देख के बताएं, क्या ये भी जीपी है क्या, बिल्कुल ये भी एक जीपी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट टर्म आती जा रही है, लेकिन यहाँ कॉमन रेशियो 4 है कि 1/4 है, 1 बाय। आप देखो 1 से मल्टीप्लाई करो 1/4, 1/4 से फिर 1/4 मल्टीप्लाई करो 1/16, 1/16 से 1/4 मल्टीप्लाई करो 1/60। तो सो ऑन अगर हम मल्टीप्लाई करते चले तो आपकी टर्म्स आगे जाती जा रही है। अब अगर ये सीरीज इन्फिनिटी तक चले तो बच्चे बुद्धि लगा के बताना, यहाँ जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं टर्म्स बड़ी होती जा रही है कि छोटी होती जा रही है। अभी आप देखो 1/16 1/64 1/256। अब ये 1/64 वैल्यू बहुत बड़ी कि बहुत छोटी, बहुत छोटी, भाई 0.0 समथिंग आएगी। और आगे जाने पे तो 0.00 0.000 0.00000, क्या टर्म्स बहुत ज्यादा छोटी होती जाएंगी क्या, यस।
नेग्लिजिबल होती जाएंगी क्या? यस। तो अगर इस तरह की जीपी है तो क्या लगता है इसकी इनफाइनाइट टर्म्स भी अगर मैं ले लूं तो आगे वाली टर्म्स तो 0.0000000 चल रही हैं, इस टाइप की चल रही हैं, टर्म्स बहुत बड़ी की बहुत छोटी, क्या इनको निगलेक्ट किया जा सकता है? यस। तो अगर इस तरह की जीपी है तो इस तरह की जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या आएगा? इनफाइनाइट की फाइनाइट? इस तरह की अगर जीपी है तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या आएगा? इनफाइनाइट की फाइनाइट? ऑब्वियसली फाइनाइट, बिकॉज आगे वाली टर्म्स जो है वो सारी अब किसको अप्रोच करेंगे? बोलिए जीरो। तो इसके जो है इस वाली जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या आएगा? बोलिए फाइनाइट। तो बेटा एक बहुत फेमस फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। पर ये फॉर्मूले का मतलब तभी है इफ कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। क्योंकि अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो गया तो फिर उस क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो पक्की बात है इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या आएगा? बताइए, इनफाइनाइट। फिर तो क्वेश्चन का कोई सेंस ही नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम ऑब्वियसली क्या आना है? इनफाइनाइट। तो कोई लॉजिक ही नहीं बना। लेकिन अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, 1/4, 1/2, 1/3, 1/8, 1/6, इस तरह का अगर कॉमन रेशियो है तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम बिल्कुल फाइनाइट ही आएगा। एंड एस इनफाइनाइट इज बेसिकली गिवन एज a अपॉन 1 माइनस आर। एस इनफाइनाइट इज a अपॉन 1 माइनस आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप मान के चलें ये आप कभी यूज नहीं करेंगे, आप 99.99% टाइम्स इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, और ये आया इसी से है। अगर कॉमन रेशो 1 से छोटा है, जैसे मान लो 1/2 ही है आप तो, या 1/4 ही है, आपने जो सीरीज ली थी, अब आप 1/4 की पावर जब इन्फिनिटी करोगे तो मुझे बुद्धि लगा के बताओ 1/4 की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर आएगा? जीरो। क्यों भाई? 1/4 की पावर इन्फिनिटी जीरो क्यों आएगा? सर 1/4 की पावर इन्फिनिटी का मतलब हो गया 1/4 की पावर इन्फिनिटी, एंड 4 की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, एंड 1/इन्फिनिटी इज जीरो। तो बेटा ये आर की पावर एन वाली टर्म क्या बन जाएगी? बोलिए, जीरो। और जैसे ही ये वाली टर्म जीरो बन जाएगी आपको दिख रहा होगा एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला आ जाएगा a/1 माइनस आर। कुछ बुद्धि में जा रहा है तो आप कॉपी कर लीजिए एंड इस पे स्टार मार्क लगा लीजिए। दिस फॉर्मूला इज मस्ट, ये जरूर याद रखें। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यूज करा था, ये इसका कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे आप कॉपी करना चाहें करें, अदरवाइज इसको रहने दीजिएगा। तो एस इनफाइनाइट इज a/1 माइनस आर। हाँ बेटा। बेटा मॉड्यूलस में लिखा है इसलिए कि भाई आर पॉजिटिव और नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई आर हमारा 1 से क्या भाई मॉड ऑफ आर क्या होना चाहिए? जैसे मान ले, जैसे 1 से छोटा, अब कोई बच्चा मान ले -4 लिखा हुआ है, अब -4 भी 1 से तो क्या है? छोटा। लेकिन ये जो जीपी बनेगी इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या आएगा? इनफाइनाइट ही आएगा, बिकॉज अगर तू -4 कॉमन रेशियो ले लेगी तो मान ले फर्स्ट टर्म तूने 1 ले ली तो अगली टर्म क्या आएगी? बोल, -4। फिर क्या आएगी? -16। फिर क्या आएगी? -64। तो ये तो इनफाइनाइट टर्म्स जब करोगे तो इसका सम क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। नेगेटिव में आएगा लेकिन आएगा क्या? इनफाइनाइट। तो मैंने इसलिए मॉड लगा दिया, मुझे पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, मॉड जो होना चाहिए 1 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। मतलब अगर कॉमन रेशो मान ले -4 है, अब आप बोलो सर 1 से तो छोटा है सर, 1 से तो छोटा है सर, इसके तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट आएगा। सही कि गलत? गलत, इनफाइनाइट ही आएगा। तो इसलिए मैंने मॉड लगा दिया कि मॉड ऑफ आर शुड बी लेस देन 1। मतलब कुल मिला के फील ही आनी चाहिए, कॉमन रेशो कुछ इस तरह का होना चाहिए, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, तब जाके आपकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट बनेगा। नहीं तो आप इस वाली टर्म को भी यहाँ से जो है इसको आप जो है माइनस से चालू कर लो भाई, वो तो डिपेंड करता है आप सीरीज ओरिजिनेट कैसे कर रहे हो। जैसे मान लो आपने कॉमन रेशो जो क्रिएट करा है वो मान लो नेगेटिव कॉमन रेशो क्रिएट करना है आपको, ठीक है? तो मैंने फर्स्ट टर्म ले ली -1। अब अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगी? 4। फिर मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगी? -16। तो वो तो उस तरह से आपको सेट करना पड़ेगा, जीपी बननी चाहिए भाई। वो जो पहले थी वो जीपी बनी नहीं रही थी, परफेक्ट जीपी बननी चाहिए। अब यहाँ परफेक्ट जीपी बन रही है, आप देखो 4 को -1 से डिवाइड करो -4, -16 को 4 से डिवाइड करो -4, तो जीपी परफेक्ट बननी चाहिए। मतलब कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स का रेशो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि शुरू की दो टर्म्स का तो रेशो अलग आ रहा है, अगली दो टर्म्स का रेशो क्या आ रहा है? अलग आ रहा है। तो जीपी परफेक्ट बनाओ, आप बनेगी, बन सकती है, आपके सामने एग्जांपल है, देख लीजिए। चलिए अब इस पर एक आध क्वेश्चन करके बता दीजिए आप। बेटा लेट सपोज
आपको सीरीज दे दी बिल्कुल बेसिक, 1 2 4 8, सो ऑन, फाइंड सेवेंथ टर्म, सेकंड पार्ट, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। सेवेंथ टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। पहले तो देख के आप फील करो क्या ये जीपी है। आपको दिखना चाहिए फर्स्ट टर्म कितनी बोलो, 1, और कॉमन रेशो कितना दिख रहा है बोलिए, 2। आप 2 से मल्टीप्लाई करते चलो, आपको अगली टर्म दिखती जाएगी। या तो कॉमन रेशो डायरेक्ट दिख जाए आपको, और नहीं दिखता है तो दो सक्सेसिव टर्म्स का क्या ले लीजिए, रेशो। वहां से भी कॉमन रेशो आ जाएगा, A2/A1, A3/A2, A4/A3, कुछ भी कर लो। चलिए भाई, हो गया बेटा। A7 निकालना है, 7 टर्म ऑफ जीपी, तो AR⁻7 - 1, दैट इज AR⁻6। सबको देखते ही फील आनी चाहिए, A इज 1, कॉमन रेशो इज 2, A7 इज AR⁻6, A इज 1, कॉमन रेशो इज 2 की पावर 6। हाँ बोलो भाई, 2 की पावर 6 कितनी होगी, 64। तो 7 टर्म कितनी आ गई, 64। वैसे भी फॉर्मूले के बिना भी अगर आप चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 4 8, 16 आएगा, फिर क्या आएगा 32, फिर क्या आएगा 64। बड़ी सिंपल सीरीज है। अब सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो आप चाहो तो फर्स्ट 7 टर्म्स लिख लो और सबका क्या कर लो, एडिशन कर दो, एक तरीका। और दूसरा तरीका आप फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो S7 सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, ए ए की वैल्यू बोलिए कितनी, 1, माइनस 1 - R⁻n, R कितना बच्चों बोलिए, 2, तो R⁻2, सॉरी मतलब R इज 2, 2 की पावर 7 अपॉन 1 - 2। अरे बुद्धि में जा रहा है। हाँ बोलो भैया, 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7 इज 128, 1 - 128 कितना हो जाएगा, -127। और नीचे भी क्या है बोलिए, माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या आंसर 127 आ जाएगा। समझ नहीं आया, ये आपका S7 निकल के आ गया। अब देखो, जो आपने क्वेश्चन करा था, मान लो इसी क्वेश्चन को दे दिया आपको, 1, 1/4, 1/16, 1/64, सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स है। मतलब ये जीपी चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, आपको इसका इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम बताना है। अब फील ये आनी चाहिए कि सर भले ही टर्म्स इनफाइनाइट है, लेकिन एक पॉइंट के बियॉन्ड वो जो टर्म्स हैं वो नेग्लिजिबल हो जाएंगी, उनको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो भले ही टर्म्स इनफाइनाइट, लेकिन समझो आएगा वो इनफाइनाइट की फाइनाइट, फाइनाइट। तो आप ऐड करके देख, क्या सब कर पा रहे हैं। तो बेटा, ये जो आपने करा ना, ये रेयरली यूज होगा, और सही बताऊं तो यूज होगा ही नहीं। लेकिन अब जो आप ये कर रहे हो, ये बहुत क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा, एस इनफाइनाइट वाला कंसेप्ट बहुत जगह यूज होगा। तो आप सीधे बोल सकते थे कॉमन रेशियो इज 1/4, एंड फर्स्ट टर्म इज ऑब्वियसली 1। एस इनफाइनाइट इज A/1 - R। ए की वैल्यू 1, 1 - 1/4। हाँ बच्चों बोलो, 1 - 1/4, 3/4। 3/4, 4 कहाँ चला गया, ऊपर। आंसर इज 4/। बेटा बुद्धि में जा रहा है। अब होगा क्या, हमें ऐसे सवाल डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, ये तो ठीक है अपन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें यही चीज फिजिक्स की टर्म्स में मिलेगी। जैसे आपको एक आइडिया देने की कोशिश करता हूँ आगे कैसे, मतलब भाई अपन जो पढ़ रहे हैं ये कैसे काम आएगा आगे अपने। जैसे मान लो बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये ओरिजिन है, इस पर एक कैपिटल एम मास का पार्टिकल रखा हुआ है। अब इस एक्स एक्सिस पर इनफाइनाइट तक स्मॉल एम मास के पार्टिकल्स रखे हैं। पहला स्मॉल एम मास का जो पार्टिकल है बेटा, वो 1 मीटर पे है। दूसरा स्मॉल एम मास का जो पार्टिकल है बेटा, वो 2 मीटर पे है।
तीसरा स्मॉल एम मास का जो पार्टिकल है वो 4 मीटर पे है। नेक्स्ट स्मॉल एम मास का जो पार्टिकल है वो 8 मीटर पे है, एंड सो ऑन। ये पार्टिकल्स अप टू इंफिनिटी तक रखे हुए हैं। ऐसे इनफाइनाइट पार्टिकल्स रखे हुए हैं, इनफाइनाइट दूरी तक ऐसे पार्टिकल्स रखे हैं। अब थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन का आपको आइडिया होगा, आप शायद इतना जानते होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2 by r। तो बेटा फील करिए, जो कैपिटल, मैं चाहता क्या हूं, मैं निकालना चाहता हूं फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन कैपिटल एम। तो बेटा आप फील करो, इस कैपिटल एम पर ये स्मॉल एम जो होगा वो फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय 1 का स्क्वायर। आर इज 1। ये वाला स्मॉल एम कितना फोर्स लगाएगा? जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय 2 का स्क्वायर। जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय 4 का स्क्वायर। जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय 8 का स्क्वायर। ये सारे स्मॉल एम मास के पार्टिकल्स इस पर क्या लगा रहे होंगे? फोर्स। और सभी का फोर्स ऐड कर दूं तो क्या नेट फोर्स आ जाएगा? यस। तो आपको सबसे पहले तो फील आनी चाहिए कि सर नेट फोर्स हमें लिखना चाहिए था G m m by 1 का स्क्वायर। ये फोर्स किसने लगाया बेटा? फर्स्ट पार्टिकल ने। फर्स्ट पार्टिकल की दूरी 1 थी, तो फर्स्ट पार्टिकल के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो लगेगा G m m by 1 का स्क्वायर। इसके कारण कितना लगेगा जल्दी बोलो? G m m by 2 का स्क्वायर। इसके कारण कितना लगेगा? G m m by 4 का। तो बेटा सबको ऐड करता चल, G m m by 2 का स्क्वायर। हाँ बेटा बोलो, G m m by 4 का स्क्वायर। हाँ बोलो भाई, G m m by 8 का स्क्वायर। प्लस सो आंसर, ऐसी इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी क्योंकि पार्टिकल्स इन्फिनिटी तक हैं, तो ऐसी इनफाइनाइट टर्म्स यहाँ पे आने वाली है। अब आपको शायद दिख रहा होगा सब में क्या GMM कॉमन आ रहा है क्या बच्चों? तो सब में से आप GMM कॉमन ले लीजिए। जैसे ही कॉमन ले लोगे तो बताओ मुझे, 1/1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16, 1/8 का स्क्वायर 1/64। शायद आपको दिख रहा होगा, ये अभी थोड़ी देर पहले आपने जो इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, क्या ये वही जीपी बन गई क्या? ध्यान से देखो, 1/4, 1/16, 1/64। क्या दिस इज अ इनफाइनाइट जीपी? यस। एंड इट्स कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1 की लेस देन 1। एंड इफ इट इज लेस देन 1, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज फाइनाइट। और अभी अभी निकाला था, कितना आया था? 4/3। तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 4/3 GMM। 4/3 GM। तो ये मेरे काम आएगा, इस तरह से मेरे काम आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर बिना जीपी के आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। जीपी तो आना ही चाहिए आप। तो करेक्ट आंसर इज, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, अभी जस्ट आपने सॉल्व यही किया है। तो 4/3 GMM is the correct answer. 4/3 GMM is the correct answer. तो इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला कोशिश करके याद रखें बेटा, S इनफाइनाइट A/1 - R। हो गया भाई। अब आपको लिखना है नोट इसके बाद। अब 3 स्टैंडर्ड सीरीज होती हैं, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एंड सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इन तीनों को देखना है अपने को। तो नोट में बेटा फर्स्ट पॉइंट लिखें, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। हाँ बेटा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। बेटा फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मतलब 1 + 2 + 3 + 4, सो ऑन अप टू, ये नंबर्स कहां तक चल रहे हैं? n तक। सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n+1/2। मतलब मान लो कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपको सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की जरूरत पड़ रही है। मतलब आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सो ऑन अप टू +10 तक जरूरत पड़ रही है। तो सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, बोलो n को कितना पुट कर दोगे? 10।
आप 10 पुट कर दीजिए, 10 into 11/2, 10 into 11/2, 10/2 इज 5, 5 into 11 इज 55। तो सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कितना आ जाएगा बोलिए, 55। कॉपी कर लीजिए, सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स n into n+1/2, n into n+1/2। सेकंड लिखे बेटा, सम ऑफ द स्क्वायर्स of the first 10 natural numbers, sum of the squares, sum of the squares of the first 10 natural numbers, sum of the squares of the first 10 natural numbers, sum of the squares of the first 10 natural numbers, n into n+1 into 2n+1/6, n into n+1 into 2n+1/6। आपको अगर मान लीजिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम चाहिए, तो आप n की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 5। आपको शुरुआत के 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम चाहिए, n को कितना पुट कर देंगे, 10। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। एंड लास्ट इज सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। 15th मंडे को आपकी क्लास 4 बजे से स्टार्ट होगी, शेड्यूल नोटिस बोर्ड पर देख लें। सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, मतलब फिर ये काय की हिंदी, सही बात है 4 बजे से तो स्टार्ट होती है। हम्म, मजे ले रहे हैं। 1 का क्यूब +2 का क्यूब +3 का क्यूब +4 का क्यूब +n का क्यूब। बेटा सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा था सेम लिख के इसका क्या कर दो, स्क्वायर, n into n+1/2 का होल स्क्वायर। दिस इज द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। किसी न्यूमेरिकल में कभी जरूरत पड़ जाए, जैसे सेंटर ऑफ मास चैप्टर के अंदर एक न्यूमेरिकल में मुझे याद आ रहा है, जब अपन करेंगे तब अपने को स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। उसमें मैं लाइन से क्या है पार्टिकल्स रख दूंगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो वो सीरीज अपने आप कुछ ऐसी बन जाएगी, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो आप ये तीनों चीजें दिमाग में अपने रखें, n into n+1/2 का होल स्क्वायर। हाँ बेटा, नेक्स्ट लिखे बेटा हेडिंग लोकस। लोकस, फोकस नहीं, लोकस। फोकस तो आप लोगों का करना है क्लास में, पढ़ अपन रहे हैं लोकस, ठीक है। चलिए, तो लोकस क्या है बेटा, लोकस ऑफ अ पार्टिकल बेसिकली रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ द पार्टिकल। जैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, उसमें बोलेगा फाइंड लोकस ऑफ द पार्टिकल। अब लोकस ऑफ द पार्टिकल का मतलब बेसिकली आपसे बोलना चाह रहा है फाइंड पाथ ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का क्या बताइए, पाथ बताइए। तो लोकस किसको रिप्रेजेंट करता है बोलिए, पाथ। अब पाथ की पहचान होती है एक्स वाई रिलेशन से, किससे जो पहचान होती है, एक्स वाई। अगर आपको एक्स और वाई में रिलेशन पता है तो आप पार्टिकल का पाथ आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे 4-5 एक्स वाई रिलेशन लिख के दूं। अब एक रिलेशन मैंने लिख के दे दिया y बराबर mx+c, एक दे दिया x² + y² बराबर r², एक दे दिया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², एक दे दिया x² + y² + b² इज इक्वल्स टू 1। तो ये ऐसे 3-4 रिलेशन मैंने लिख के दे दिए। क्या इनको देखते ही आप पता लगा सकते हो कि किस इक्वेशन की कॉरस्पॉन्डिंग पाथ कौन सा आएगा, यस, mx+c मतलब स्ट्रेट लाइन, x² + y² बराबर r², तो सर्कल। तो जब भी हमसे वो लोकस पूछ रहा है मतलब हमसे वो पाथ पूछ रहा है, और अगर हमें सर पाथ तक पहुंचना है तो हमें किसके बीच में रिलेशन रिक्वायर्ड होगा बोलिए, एक्स और वाई। और वो एक्स और वाई के रिलेशन को देख के हम पता लगा लेंगे, अगर वो स्ट्रेट लाइन टाइप रिलेशन तो स्ट्रेट लाइन, सर्किल टाइप रिलेशन तो सर्किल, इलिप्स टाइप रिलेशन तो इलिप्स, और वही पार्टिकल का पाथ हो जाएगा।
वही पार्टिकल का पाथ हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो लिखें लोकस ऑफ अ पार्टिकल रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ द पार्टिकल। लोकस ऑफ अ पार्टिकल, locus of a particle represents the path of the particle. Locus of a particle represents the path. Locus of a particle represents the path of the particle. ब्रैकेट में लिख लो, that is relation between x and y. That is relation between x and y. That is relation between x and y. लोकस ऑफ अ पार्टिकल मींस पाथ ऑफ द पार्टिकल। आप पार्टिकल का पाथ निकालना चाह रहे हैं, और अगर आप पाथ निकालना चाहते हैं तो तभी निकल के आएगा जब आपको एक्स और वाई के बीच में क्या पता लग जाएगा, रिलेशन। उस एक्स वाई रिलेशन को देख के पता लगा लो भैया पार्टिकल का पाथ क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दे देते एक्स बराबर 80 और वाई बराबर BT²। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें बोला गया पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट वेरीज विद टाइम। उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है इस तरह से, एक्स बराबर 80, ए इज अ कांस्टेंट। वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, वाई बराबर BT², बी इज अ कांस्टेंट। अब बोल दिया गया फाइंड लोकस ऑफ द पार्टिकल। क्या पूछ लिया गया, फाइंड लोकस ऑफ द पार्टिकल। लोकस ऑफ द पार्टिकल मतलब पार्टिकल जिस पाथ पर चल रहा है उसका पाथ बताओ कैसा है। उसका पाथ स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, इलिप्स है, सर्कल है। इस तरह से आपको क्या दे दिया गया, बोलिए, ऑप्शंस दे दिए गए। तो बेटा हमने क्या सीखा, लोकस का मतलब क्या होता है, पाथ। और जब भी पाथ पता लगाना है तो किसके बीच में रिलेशन चाहिएगा, बोलिए, एक्स और वाई। अभी दिक्कत ये आपको एक्स और वाई में रिलेशन नहीं पता, आपको एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मुझे किसको एलिमिनेट करना है, बोलिए, टी। अगर मैं टी को एलिमिनेट कर दूंगा और एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लूंगा, क्या मेरे को लोकस मिल जाएगा, यस। लोकस मिल जाएगा मतलब क्या मिल जाएगा, पाथ। क्या मिल जाएगा, पाथ। आइए टी को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन से टी को एक्स की टर्म्स में निकाल सकता हूं, यस। और सेकंड इक्वेशन में टी को एक्स की टर्म्स में क्या कर दूंगा, पुट। क्या टी एलिमिनेट हो जाएगा, यस। बताएंगे मुझे टी को क्या लिख सकते हो यहां से, जल्दी बताओ। एक्स बाय ए। क्या इस टी को यहां पुट कर सकता हूं, यस। तो वाई बराबर बी एक्स बाय ए का होल स्क्वायर। अगर आप समझ पा रहे हैं, देखना सही लिखा है क्या मैंने, बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा क्या बी अपॉन ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, यस। तो अगर आप समझ पाए तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। कुछ चमका, क्या चमका, पैराबोला। मतलब लोकस ऑफ द पार्टिकल इज पैराबोला। लोकस ऑफ द पार्टिकल इज पैराबोला। आप कॉपी कर लीजिए। मतलब बिल्कुल सिंपल, जब भी हमें लोकस पता लगाना होगा वो हमेशा हमें एक्स टी और वाई टी में रिलेशन देगा, और आपको टी को क्या करना रहेगा, एलिमिनेट। हाँ बेटा हो गया क्या, क्वेश्चन लिखें। एक्स एंड वाई coordinates of a particle, x and y coordinates of a particle varies with time as x and y coordinates of a particle varies with time as x बराबर a sin ओमेगा टी, y बराबर a cos ओमेगा टी। x and y coordinates of a particle varies with time as x बराबर a sin ओमेगा टी, y बराबर a cos ओमेगा टी। फाइंड लोकस ऑफ द पार्टिकल। फाइंड लोकस ऑफ द पार्टिकल सॉल्व भी कर लें, ये तो आपने मॉड्यूल से देख रखा है। अभी आप सर्कल को प्रूव कर लें कि भाई क्यों सर्कल। भाई अब देखो, जब भी साइन कॉस आता है ना, ये बहुत मतलब फेमस जो है, बोल सकते हो कंसेप्ट है।
या बहुत फेमस रिलेशन है, जब भी साइन और कॉस पिक्चर में दिखते हैं ना, तो बेटा अभी देख, अपन तो चाहते हैं अपना रिलेशन एक्स और वाई के टर्म्स में आए। अब साइन ओमेगा टी घबराओ मत, ओमेगा टी इज बेसिकली एंगल, साइन थीटा, थीटा किसके बराबर है, ओमेगा टी। कॉस थीटा, थीटा किसके बराबर है, ओमेगा टी। तो बेटा साइन कॉस जब भी एक साथ आ जाते हैं और जब भी दोनों का थीटा सेम होता है, तो इनको एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर लूं तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा बच्चों बताओगे, कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हो क्या हो जाएगा, 1। तो बेटा आप ऐसा कर सकते हो, इन जनरल, जनरल टेंडेंसी अपनी ये रहती है कि हमेशा बाकी सब टर्म्स को हटा दो, केवल साइन कॉस रखो यहाँ पे। तो आप इसको लिख सकते थे एक्स अपॉन ए साइन ओमेगा टी, वाई अपॉन ए कॉस ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। अब जैसे ही स्क्वायर करोगे तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा, ये ओमेगा टी से घबराओ मत, ये एंगल है बस, केवल साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, बोलो कितना बन गया, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। और एलएचएस में आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। देखते ही चमका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बोलिए क्या है, सर्कल। सर्कल का रेडियस किसके बराबर है, ए। सर्कल का सेंटर कहां पे लाया करता है, ओरिजिन। सर्कल का सेंटर कहां लाया करता है, ओरिजिन। तो लोकस ऑफ अ पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। लोकस ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल। पार्टिकल का लोकस क्या हो जाएगा, बोलिए, सर्कल। लोकस मींस पाथ, पार्टिकल का पाथ हो जाएगा सर्कल। तो साइन कॉस बहुत फेमस हैं, जब भी साइन कॉस को एलिमिनेट करना हो, अप्रोच इज स्क्वायर एंड एड देम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम 1। अगला बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन, बिल्कुल स्लाइड सा चेंज कर रहा हूं। यहाँ ए की जगह क्या लिख दिया बेटा, पी। फाइंड लोकस ऑफ द पार्टिकल, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, वाई बराबर ए की जगह कर दिया बी कॉस ओमेगा टी, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, वाई बराबर बी कॉस ओमेगा टी। फाइंड लोकस, फाइंड लोकस ऑफ द पार्टिकल। हाँ जो भी आ रहा है ठीक है, एलिप्स। हाँ भाई हो रहा है क्या, एलिप्स आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया। एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, वाई बराबर बी कॉस ओमेगा टी, फाइंड लोकस ऑफ द पार्टिकल। बेटा हमेशा जब भी साइन कॉस अप्रोच होनी चाहिए, साइन कॉस को एक तरफ कर लो, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो। साइन कॉस को एक तरफ करने से फायदा क्या होगा कि सर जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो इस बार भी वही करा मैंने, साइन ओमेगा टी इज एक्स अपॉन ए, कॉस ओमेगा टी इज वाई अपॉन बी। स्क्वायर देम एंड ऐड देम, स्क्वायर देम एंड ऐड देम, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एंड डेफिनेटली दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो लोकस ऑफ द पार्टिकल इज इलिप्स। बुद्धि में जा रहा है। हाँ बेटा, नेक्स्ट लिख दें, छोटी सी हेडिंग एक, कुछ भी नहीं है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जानते हो क्या कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड क्या मतलब है बेटा, लेट सपोज ए अपॉन बी किसके बराबर है, सी अपॉन डी। तो टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, यू कैन राइट दिस एज ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी is equals to C plus D upon C minus D. If A upon B is equals to C upon D,
Then applying componendo and dividendo, I can write a plus b upon a minus b is equals to c plus d upon c minus d. बेसिकली करा क्या है देखिएगा बेटा, आपको क्वेश्चन में गिवन था a अपॉन b किसके बराबर है, c अपॉन d। अच्छा, क्या दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं क्या, एलएचएस आरएचएस में दोनों जगह सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, यस। तो मान ले मैंने दोनों जगह वन ऐड कर दिया, तो a प्लस बी अपॉन वन, a अपॉन बी प्लस वन इज इक्वल्स टू c अपॉन d प्लस वन, एडिंग वन बोथ साइड्स। जैसे ही वन ऐड करेंगे बताओगे बच्चों, एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा बताओ, a प्लस बी बाय बी, सी प्लस डी बाय डी। ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। जब मैंने दोनों तरफ वन ऐड करा इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंट। अच्छा, मैंने अभी दोनों तरफ वन ऐड करा, क्या दोनों तरफ वन सब्ट्रैक्ट भी कर सकता था क्या, यस। डिविडेंडो a अपॉन बी माइनस वन इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी माइनस वन, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड्स। बेटा बी एलसीएम ले लो, क्या बनेगा बताओगे मुझे, a माइनस बी बाय बी, सी माइनस डी बाय डी। कॉम्पोनेंडो करने पे ये आया, डिविडेंडो करने पे ये आया, दोनों तरफ वन ऐड करने पे ये आया, दोनों तरफ वन सब्ट्रैक्ट करने पे ये आया। हाँ बच्चों, क्या दोनों का रेशियो ले सकते हो क्या आप लोग, दोनों का रेशियो ले लो बेटा, वन डिवाइडेड बाय टू। करो भैया डिवाइड करो, जैसे ही डिवाइड करोगे दिख रहा होगा क्या, बी बी कट जाएगा, यस। तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। हाँ भाई डिवाइड करो दोनों तरफ, क्या डी डी कट जाएगा, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। कुछ बुद्धि में गया। दिस इज बेसिकली नोन एज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड। कोई विशेष यूज है नहीं। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होती है तो डेफिनेटली इसका अच्छा यूज होता है। जैसे मान लो कोई भी आप इक्वेशन ले लो जो आपका मन करे, लेट सपोज 2x प्लस फोर, 2x प्लस फोर अपॉन 2x माइनस टू इज इक्वल्स टू 1/2। अब एक सिंपल सिंपल तरीका भाई, जैसे ये तो क्या बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो चाहे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करो, दोनों में टाइम ऑलमोस्ट क्या लगेगा, सेम। भाई एक तरीका नॉर्मल अपन क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या एक्स की वैल्यू आ जाती है क्या, यस। एक अपन इसमें क्या अप्लाई कर देते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अप्लाई करो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बेटा अप्लाई करोगे तो बेटा ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी। तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो ए प्लस बी डायरेक्टली कर दूं कि लिख के बताऊं, डायरेक्टली कर दूं। करो a प्लस बी, करो 2x प्लस फोर प्लस 2x माइनस टू, 2x 4x, 4 माइनस टू 2। तो क्या बन गया बेटा बताओगे, 4x प्लस टू। डिवाइड सब्ट्रैक्ट करो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, a माइनस बी करो 2x प्लस फोर माइनस 2x माइनस ऑफ माइनस टू, 2x माइनस 2x कट गया, 4 माइनस ऑफ माइनस टू क्या, 4 प्लस फोर 8 हो जाएगा क्या, सॉरी 4 प्लस टू क्या 6 हो जाएगा क्या, समझ में आया। बेटा देखो, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये समझ में आया। अब जल्दी से ऐड कर, 2x प्लस टू एक्स बोल 4x प्लस टू, 2x कट गया, 4 माइनस ऑफ माइनस टू प्लस 6। हाँ बेटा बताएगा कितना बन गया, 3 बाय माइनस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो दोनों तरफ x की टर्म्स बनती, अभी एक तरफ x की टर्म क्या हो गई, गायब। अब आप यहां से x को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। मतलब ऑलमोस्ट दोनों में जो टाइम लगेगा अलग अलग की सेम, ऑलमोस्ट सेम। हाँ अगर इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती, यहाँ x होता यहाँ कुछ y होता, तो हो सकता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से थोड़ा क्या हो जाता, आसान हो जाता। भाई अभी तो यहाँ पे भी देखो ऑलमोस्ट बराबर मेहनत ही लग गई। आप इसको देखो, अगर ये कितना बन जाएगा बोलिए, -18, -18 प्लस टू करोगे बोलो क्या बनेगा, -16, और -16/4 करोगे बोलो क्या बनेगा, -4। कुछ बुद्धि में गया बेटा, 6 3 जा 18, नीचे माइनस है तो ये क्या बन गया, -18। इस साइड जाएगा, मैं कोई गड़बड़ कर गया शायद, -18 -2 करोगे तो क्या बनेगा, -20, और -20 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, -5। कुछ बुद्धि में जा रहा है। ये जो आपने इतनी मेहनत करने के बाद करा, क्या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे, यस। आप देखो डायरेक्ट करते तो और जल्दी आ जाता शायद, 2 × 2 4x प्लस 8, ये कितना बनेगा, 2x माइनस टू। हाँ बेटा कितना आ गया, 2x बराबर -10।
2x बराबर -10, x कितना आ गया बोलिए, -5। क्या समझ आया? तो ये तब काम का है जब इक्वेशन कैसी हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। मतलब ये तो क्या है, बहुत सिंपल इक्वेशन थी। अगर यहाँ बहुत बड़ी टर्म होती, यहाँ भी बहुत बड़ी टर्म होती, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या लग रही होती, बहुत मेहनत लग रही होती। तो जब अपन a माइनस बी करते तो बहुत सारी टर्म्स क्या हो जाती, कैंसिल हो जाती। तो कंपेरेटिवली काम क्या हो जाता, मुश्किल की आसान, आसान। क्लियर हुई बात आपको? चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स मेरे हिसाब से पूरा अपना कंप्लीट है, अपन ने सारे जितने भी टॉपिक्स थे कंप्लीट कर लिए। अब क्या करें अपन? अब आज वाली क्लास में टेस्ट ले लूं मैं, या कुछ बातें पढ़ा दूं आपको? पढ़ा दो सर, टेस्ट मत लो। चलो तो लिखो फिर अब, मॉडुलस। मॉडुलस। मॉडुलस के बारे में मैंने आपको एक मेथड बताया था, आपको याद हो तो। एक इस तरह के क्वेश्चंस थे, मॉड ऑफ 1 - इंटीग्रेशन मॉड ऑफ 1 - x 0 to 4। याद है? ग्राफ बनाया था, क्या निकाल लिया था, एरिया। सेकंड अप्रोच पढ़ा देते हैं। लिखे मॉडुलस। मॉडुलस इज अ, अच्छा ये कॉपी कर रहे हो क्या? पहले कॉपी कर लो। एग्जाम्पल तो क्या ही कॉपी करोगे, बस केवल बताया है कि करना है, कर लो कॉपी। मॉडुलस। अब ये सब एक्स्ट्रा में चला जाएगा, मतलब इसको आप समझ लें, आपको अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है। आपको लगे सर हमको ग्राफ वाला मेथड ज्यादा अच्छा समझ में आता है, आप उससे सॉल्व कर लें। भाई ये सेकंड अप्रोच पे जा रहे हैं अपन। भाई ऑलरेडी अपन एक अप्रोच जानते हैं। भाई मान लो आज मैं आपको बोलूं मॉड ऑफ 1 - x, मैंने आपको दे दिया, और इसको इंटीग्रेट करने को बोलूं मैं 0 से 4 तक। तो आपको एक अप्रोच पता है, आप क्या बना लेते हो बोलिए, इसका ग्राफ, और एरिया निकाल लेते हो 0 से 4 तक का। अब मैं सेकंड अप्रोच पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो बोलूं बेटा, मॉडुलस इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। Modulus is a mathematical operator which which keeps zero and positive numbers as it is. Modulus is a mathematical operator which keeps zero and positive numbers as it is. जीरो और पॉजिटिव नंबर को मॉड एज इट इज रखता है, उसका कुछ नहीं करता। मतलब मैं आपसे पूछूं मॉड ऑफ 0 0, mod of +5 5, mod of +10 10। तो modulus is a mathematical operator which keeps zero and positive number as it is, but it converts negative number into positive number by multiplying it. But it converts negative number into positive number by multiplying it with negative sign. But it converts negative numbers into positive numbers by multiplying it with negative sign. अब ध्यान से बोर्ड पे देखना। मान ले बेटा y बराबर मॉड x। क्या फंक्शन दे दिया बोलिए, y बराबर मॉड x। अब बेटा जब भी इस मॉड में तू जीरो या पॉजिटिव नंबर डालोगे तो डेफिनेटली उसका कुछ वो चेंज करेगा कि सेम का सेम रखेगा, सेम का सेम। मतलब आप इसमें मॉड जो है x को आप 0 पुट करो, मॉड 0 0, मॉड 1 1, मॉड 2 2, मॉड 3 3, मॉड -1, मॉड -1 1। तो करा क्या, मॉड -1 1 कैसे आया? बेसिकली जब आपने नेगेटिव नंबर पुट करा तो मॉड ने उसको पॉजिटिव कैसे बनाया, उसको एक और नेगेटिव से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। उसको एक और नेगेटिव से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मतलब कहने का ये है y इज इक्वल्स टू मॉड x कैन बी रिटर्न एज y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू x फॉर, थोड़ी बुद्धि लगेगी देखिए, y इज इक्वल्स टू x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर x 0 या उससे बड़ा है
तो y मॉड x को सिंपली आप क्या लिख सकते हो, x, सिंपली क्या लिख सकते हो, x। मतलब y मॉड x सिंपली x की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि आप जानते हैं मॉड जीरो को आप सिंपली क्या लिखोगे, जीरो, मॉड वन को सिंपली क्या लिखोगे, वन। लेकिन y बराबर मॉड x विल बिहेव एज y बराबर माइनस एक्स फॉर x लेस देन जीरो। फॉर x लेस देन जीरो के लिए ये जो फंक्शन है ये x की तरह बिहेव करेगा कि माइनस एक्स की तरह, माइनस एक्स। क्या मतलब है बेटा, मॉड ऑफ माइनस वन बता क्या आता है, माइनस वन की वन, वन। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि सर मॉड ऑफ माइनस वन नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव कैसे बना रहा है। तो बेसिकली आप अगर इस मॉड फंक्शन को डिसॉल्व कर रहे हो, तो ये मॉड फंक्शन को बेसिकली जब हम x लेस देन जीरो के लिए लिख रहे हैं, तो ये मॉड फंक्शन बेसिकली y बराबर माइनस एक्स है। आप जब x को नेगेटिव पुट कर रहे हो, तो एक और आगे नेगेटिव लग गया, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन गया, बोलिए, पॉजिटिव। कुछ बुद्धि में जा रहा है। तो भाई मैं चाहता क्या हूं, मैं इस मॉड ऑपरेटर को हटा के नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो आपको ये समझाया जा रहा है कि ये जो मॉड ऑपरेटर है वो नॉर्मल एक्स की तरह बिहेव करेगा फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो नंबर या तो जीरो है या पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर्स का मॉड कुछ करता ही नहीं, एज इट इज जो रखता है। लेकिन फॉर एक्स लेस देन जीरो नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव बना देता है। तो कैसे पॉजिटिव बनाया, उसने उसको एक और नेगेटिव से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जैसे मॉड माइनस फाइव था, तो मॉड माइनस फाइव का आंसर माइनस फाइव आया कि फाइव आया, फाइव। कैसे आया भाई, माइनस फाइव जब था तो उसने इस माइनस फाइव को एक और माइनस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और माइनस माइनस मिलके क्या बन गया, पॉज। तो y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स इज y बराबर माइनस एक्स फॉर x लेस देन जीरो। कुछ बुद्धि में जा रहा है। अच्छा, अगर इसका अपन ग्राफ बनाए, अगर इसका अपन क्या बनाए बेटा, ग्राफ। तो इसका ग्राफ बनाए तो पहले तो आप मुझे बताएं, y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। ग्राफ बनाने का तरीका क्या सीखा था अपन ने, मुझे y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है। क्या थोड़ी देर के लिए मॉड भूल जाऊं क्या, यस। तो बेटा तेरे को तो क्या दिखाई दे रहा है, बोल, y बराबर x। तो ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन, y बराबर एम एक्स प्लस सी। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी। सबको दिख रहा होगा, c कितना, जीरो, और स्लोप कितना, वन। स्लोप वन मतलब क्या, एंगल 45 बनेगा, यस। एंगल 45 और इट्स इंटरसेप्ट जीरो, मतलब स्ट्रेट लाइन के ओरिजिन से पास करेगी, यस। तो अगर आप फील कर पा रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए था सर एंगल 45 और जो है इंटरसेप्ट जीरो, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या मैंने सही बनाया है। लेकिन ये तो y बराबर x का ग्राफ आया, मुझे y बराबर x का चाहिए कि y बराबर मॉड x का, मॉड। अब जैसे ही मॉड फंक्शन लग गया तो y कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव। जो पार्ट x एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है उसकी क्या बना दो, मिरर। मतलब सर देखिए यहां तक तो सेम टू सेम, कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन जो पार्ट नीचे जा रहा है, बोलिए इसकी क्या बना देनी चाहिए, मिरर इमेज। इसकी मिरर इमेज, तो जो पार्ट नीचे क्या एग्जैक्टली वही का वही पार्ट ऊपर बना दूं क्या, यस। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है बताएंगे किसका है, y बराबर x की y बराबर मॉड x। और अगर आप फील करें तो जो आपने अभी इसको रिजॉल्व करना सीखा है बिल्कुल वैसे ही आया है। आपने क्या बोला था कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए ग्राफ होना चाहिए y बराबर x। आप चेक कर सकते हो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए ये वाला ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है, बोलिए, y बराबर x। स्लोप क्या है, पॉजिटिव। और आपने बोला था x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो के लिए ग्राफ क्या था, y बराबर x की y बराबर माइनस एक्स। माइनस एक्स मतलब स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। आप चेक कर सकते हो x लेस देन जीरो के लिए अगर आप ग्राफ को देखें तो इसका स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव। कुछ बुद्धि में जा रहा है। तो इसको तोड़ना बोलते हैं कि भाई हमने इस मॉड एक्स फंक्शन को क्या कर लिया, तोड़ लिया। भाई हमने इसको तोड़ लिया कि ये फंक्शन y बराबर x है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, माइनस x है फॉर x लेस देन जीरो। अब इससे फायदा क्या होता है, अब मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता, यहीं पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता, लेट सपोज बेटा, मॉड एक्स डी एक्स माइनस टू से टू। मॉड एक्स डी एक्स कहां से कहां बेटा, माइनस टू से टू। अब मेरी बात को समझना, मॉड एक्स डी एक्स माइनस टू से टू मतलब मैंने y बराबर क्या दे दिया, बोलिए, मॉड एक्स। एक अप्रोच, सर हमने ग्राफ बना दिया, इस ग्राफ का माइनस टू से टू तक का क्या निकाल लें, एरिया। एक अप्रोच ही है, तो फर्स्ट अप्रोच जो है अपनी वो एरिया वाली अप्रोच, एंड दैट इज द बेस्ट अप्रोच। एक बार आओ पहले जल्दी से एरिया वाली अप्रोच से कर लेते हैं। तो बेटा हमें कहां कहां पे वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी, बोलिए, माइनस टू और टू। चलो बेटा एक्स को टू पुट करते हैं, एक्स को टू पुट करके वाई पता लगाते हैं। बेटा बताना, एक्स को टू पुट करो, वाई बराबर मॉड एक्स। वाई किसके बराबर है, बोलिए, मॉड एक्स। हाँ बेटा एक्स को टू पुट कर, एक्स को टू पुट करेगी तो वाई भी कितना आएगा, टू। जब एक्स टू तो वाई भी कितना, टू। एक्स टू तो वाई भी टू।
हाँ भाई, एक और किस पे जरूरत पड़ेगी बोलिए बेटा, x बराबर -2। बेटा x को -2 पुट कर, -2 तो मॉड ऑफ -2 इज 2। तो जब x -2 होगा तो भी y कितना आएगा बोलिए, 2। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये अपने को अगर सॉल्व करना है तो अपने को एरिया निकालना चाहिए था बेटा। देखो सही बोल रहा हूँ क्या बेटा, ये वाला एरिया मुझे निकालना चाहिए था। एरिया शायद आपको दिख रहा होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना, 2। हाइट भी कितनी, 2। हाफ बेस इंटू हाइट, क्या एरिया 2 आ गया, यस। ये वाला एरिया भी क्या आएगा, 2। दोनों अबव द एक्स एक्सिस, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो ये A1 और ये A2। तो बेटा A1 प्लस A2 दैट इज 2 प्लस 2 दैट इज 4। समझ आया, फर्स्ट अप्रोच। अब कोई बच्चा कहे सर हमें तो ग्राफ व्राफ बनाना ही नहीं है, तो बेटा आपके पास ऑप्शन बचता है ये वाला। आप इस मॉड, आपको इस मॉड फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप मॉड को नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको फील आनी चाहिए, x जीरो से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, y बराबर x। लेकिन x जीरो से छोटे के लिए y बराबर x है कि y बराबर -x है, y बराबर माइनस। तो आपको -2 से 2 इंटीग्रेट करना है। तो बेटा आप सोच, -2 से 0 तक फंक्शन क्या है, -x। और 0 से 2 के लिए फंक्शन क्या होएगा, +x। मतलब अगर आप लिखना चाहते हैं -2 से 2 मॉड x dx, तो सर मुझे इस मॉड फंक्शन को हटाना है, इस मॉड फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तभी मैं क्या कर पाऊंगा, इंटीग्रेट। तो आपको लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। और लिमिट्स कहां पे ब्रेक होंगी बताओगे मुझे, 0 पे। कहां ब्रेक होंगी, 0। -2 से 0 तक फंक्शन ये है, x लेस देन 0 के लिए फंक्शन ये है, और x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन ये ऊपर से जा रहा है। तो x -2 से 0, बोलो बच्चों क्या, -2 से 0। y मॉड x को क्या लिखूं, x की -x। तो -x dx। ये मैंने -x क्यों लिखा, समझ में आया? क्योंकि मॉड x किसके बराबर है, -x। कब, जब x क्या है, लेस देन 0। प्लस अभी आपने लिमिट्स -2 से 0 करी है, अपने को लिमिट्स कहां से कहां करनी है, -2 से 2। तो -2 से 0 के लिए तो मेरा फंक्शन है -x। प्लस अब 0 से 2 के लिए मेरा फंक्शन क्या है बोलिए, x। क्या बुद्धि में जा रहा है? आइए सॉल्व करते हैं बेटा, बताइएगा मुझे। माइनस को बाहर निकाल दीजिए, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² बाय 2। तो x² बाय 2, माइनस को बाहर निकाल दिया, लिमिट्स -2 से 0। प्लस बोलेंगे एक्स डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² बाय 2। बोलेंगे लिमिट्स क्या हो जाएगी, 0 से 2। हाँ बेटा बताते रहना मुझे। x को 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर बाय 2 0, माइनस -2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, प्लस यहां पे बेटा करना 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2। लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा, 0। -2 +2। बोलो 2 + 2 कितना निकल के आ गया? क्या बुद्धि में गया? नॉट एट ऑल कंपलसरी। भाई ये सिर्फ मुझसे पूछा था किसी बच्चे ने तो मैंने बता दिया है। आपको जो अच्छा, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं सर इसमें कंफर्ट जोन ज्यादा आ रहा है हमारा, आप ये करें। आपको लगता है नहीं सर हमारा ग्राफ वाले में कंफर्ट जोन ज्यादा आ रहा है, आप वो करें। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, मेथड का कोई वैल्यू नहीं। ऑब्जेक्टिव पेपर है हमारा बेटा। आप दिमाग लगाओ ही मत, मैं सही बता रहा हूँ। आप इस पे ध्यान दे लो। आप इसमें पक्का गलत करके आओगे आप। अरे पक्का करोगे आप गलत, मेरे से लिखित में ले लो, आप गलत करोगे आप। मैं तो 2 बार करूंगा रिपीट तो, 2 बार करूंगा रिपीट तो, मैं कर रहा हूं मैं रिपीट करने के लिए, लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ आप करना उससे, मेरे मेरे कहने से एग्जाम में आप वही वाला करके आना। नहीं करना उसी से आप, पक्का गलत करोगे आप, ठीक है। लेकिन मैं इसको रिपीट जरूर करूंगा, 2 बार करूंगा रिपीट, ठीक है। पहले एक बार करूंगा फिर दूसरी बार करूंगा, ठीक है। पहले पानी पीऊंगा फिर रिपीट करूंगा, ठीक है। चल। हाँ बेटा, चलो अब अपन रिपीट करेंगे, ठीक है। हाँ भाई। म- उनको नहीं दिखेगा वो तो, ठीक है। -2 से 2, ठीक है। अब क्या -2 से 2 तक पूरा फंक्शन हमेशा पॉजिटिव था क्या, नहीं।
-2 से 0 तक अगर मैं देखूं, तो जब मैं नेगेटिव वैल्यूज पुट कर रहा था तो वाई पॉजिटिव आ रहा था कि नेगेटिव आ रहा था? नेगेटिव। लेकिन मॉड हमेशा कैसा आंसर देता है? पॉजिटिव। तो मॉड ने इसको पॉजिटिव कैसे बनाया? लिखा है भी मैंने, किससे मल्टीप्लाई करा? नेगेटिव साइंस। तो -2 से 0 के लिए फंक्शन y बराबर मॉड एक्स इज बेसिकली y बराबर -x। कैसे? आप x को -2 पुट करो, आप मॉड में -2 रखते हैं, आंसर क्या आता? 2। कैसे आता आंसर 2? मॉड बेसिकली करता क्या है, -2 को एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर देता, तो माइनस ऑफ -2 +2, माइनस ऑफ -1 +1। पक्का? क्या बात कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ाऊं गाड़ी फिर? पक्का? कहो, मैंने तो वैसे उसमें डाल दिया, रिपीट टेलीकास्ट में डाल दिया उसको, कहो तो मैं पूरा रिपीट कर दूं? पक्का? चल, लेकिन फिर भी मेरा तो कहना ये है, बाकी आपको जो करना है आप करो, ये कर लेना, सही करके आ जाओगे। ठीक है भाई। लिमिट्स ब्रेक करने वाला मेथड आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो मैं बिल्कुल बोलता, क्योंकि और भी जगह काम आता भाई। अपने यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप है, इसके अलावा कहीं काम नहीं आएगा। चलिए, एक तो ये था, और क्या था? और इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। और कुछ, और कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो? है? एचपी हिमाचल प्रदेश? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आप क्या करोगे? कोई कम नहीं आएगा। एपी को उल्टा कर दो, जैसे जैसे आपने एपी पढ़ी अभी, 1 3 7, इसको बोल दो 1 1/3 1/7। बेसिकली क्या बन जाएगी? वो एचपी बन जाएगी, लेकिन आपके कोई काम की नहीं। ठीक है। और मॉड्यूलस हो ही गया। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन अगली क्लास में करा देंगे आपको। अब आप होमवर्क करके आ जाएं बस ईमानदारी से अगली क्लास में। बिगनर्स बॉक्स 8 तक हर एक बच्चे का कंप्लीट होना चाहिए। आप अगली क्लास में होमवर्क चेक भी होगा आप लोगों का, तो कॉपी साथ में लेके आए। तो बिगनर्स बॉक्स होमवर्क कॉपी, हाँ जैसे भी कराओ आप, जिसमें भी कराओ बस वो लेके आओ, उसमें क्वेश्चन दिखना चाहिए मुझे। ठीक है। राइटिंग कितनी भी गंदी हो चलेगी, मुझसे गंदी तो शायद नहीं होएगी। तो राइटिंग गंदी हो चलेगी, लेकिन सोर्स होना चाहिए आपके पास कि हाँ सर, ये ऐसा नहीं सर समोसे खा रहे थे करा वो कागज चला गया, वो नहीं। आपको साथ में कोई ना कोई सोर्स अपने लेके आना है। ठीक है। बुक में करने की आदत बिल्कुल नहीं करें, ठीक है? बुक को गंदा ना करें, ठीक है? ये अभी तो आपने कर लिया, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स बिल्कुल ना करें। ठीक है। आप जब रिवाइज करोगे तो फिर कैसे करोगे? आपके सारे सॉल्यूशन तो किताब में ही है, बुक में नहीं करना है। बुक तो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए अपने, छोटे छोटे माइंड में करना है, किताब में नहीं करना है। ठीक है भाई, इतने ही छोटे हैं तो उनको दिमाग में ही कर लो फिर, कॉपी में क्यों? तो फिर उनको कॉपी में करें ना आप। ठीक है। बिगनर्स बॉक्स 8 तक हर एक बच्चे का कंप्लीट होना चाहिए। एक्सरसाइज 1 में अप टू 27 तक हर एक बच्चे का कंप्लीट होना चाहिए। एक्सरसाइज 1 अप टू 27 तक सब बच्चों का हो जाना चाहिए। एक्सरसाइज 2 में कोई क्वेश्चन आज तक आया ही नहीं, ये लॉजिकल भी है, बेसिक मैथ से नीट में कोई क्वेश्चन आता ही नहीं। ये तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम आगे वाली फिजिक्स समझ सकें। एक्सरसाइज 3 में 1 से 4 तक आप कर लें। नहीं है? हाँ ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने अच्छा इस बार ऐड कर दिया, लास्ट टाइम तो नहीं था। एक्सरसाइज 2 में एक है, अच्छा हाँ, डिग्री रेडियन में पूछ लिया है, ये इस बार ऐड कर दिया है, लास्ट टाइम नहीं था। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 7 था बेटा, ये मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करने को बोला है, आप कर लोगे बहुत आराम से। तो एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 7 कर ले, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क का डिस्कशन करेंगे, प्लस आपका टेस्ट लेंगे, और प्लस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का बेसिक आइडिया आपको देंगे। ठीक है। अच्छा एक चीज और, मैंने एक चीज कवर नहीं कराई है, मैं वो कभी भी कवर कराता भी नहीं हूं, आप देख लें एक बार, वो मैं कवर कराना नहीं चाहता हूं बिल्कुल, और मैं उम्मीद भी करता हूं आपको जरूरत भी नहीं है। एक बार पेज नंबर 20 पे चले जाएं। पेज नंबर 18 पे चले जाएं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सिमिलरली ऐसे ही वॉल्यूम्स दे रखी हैं, तो ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप एक बार देख के आ जाएं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये सबको ऑलरेडी आता होगा। ठीक है बेटा, राधे राधे।
ऑनलाइन वाले बच्चों की समस्या है कि अभी तक मॉड्यूल ही नहीं है उनके पास। चलिए बेटा, मैं फिर से अपडेट करता हूँ, मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ, फिर कर देता हूँ एक बार अपडेट।